तो पैसा कितना मिला था सर उसको उसमें आपको पहले शो में? बोला ठीक है जी, गाने तो बोले ये भी गाते हैं वो भी गाते हैं, काम क्या करता है। काम क्या तो बस तो उस दौरान मुझे 50-100 रुपये मिलते थे गाने के, तो मैं बड़ा खुश हो जाता था घर में कि भाई मुझे आज पैसे मिले। मैं इस डर में था पत्नी अब हाँ करेंगे तो ठीक है, फिर ना करती तो फिर मैं क्या करूँ होता। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू, स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु एजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं। नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आज की इस खास मुलाकात में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं रमेश ठाकुर जी से, जाने माने सिंगर, हिमाचली लोक गायक। आप सभी इनसे परिचित है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनसे आपकी मुलाकात आज करवाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने वर्षों से आप संगीत से जुड़े हुए हैं और शुरुआती का जो सफ़र था वो कैसा था सर? न्यूज़ प्लस के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को रमेश ठाकुर का नमस्कार। देखिए, जैसा आपने बताया कि मुझे कितना टाइम हुआ इस फील्ड में, तो लगभग 15-16 साल मुझे इस फील्ड में हो चुके हैं जी। मैं 4th क्लास में था स्कूल में, तो उस वक्त से थोड़ा थोड़ा गाना शुरू किया था। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल से लेके फिर कॉलेज तक, और सफ़र यूँ ही जारी है मेरा। तो जो शुरुआत का सफ़र था सर, किस तरह का था? किस तरह से आपने शुरू किया और किस तरह से फिर आगे बढ़े? देखिए, सच तो ये है, मैं सिंगर बनने का मेरा कोई सपना बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने कभी मैं अपने आप को एज ए सिंगर देखता जी। मेरा कुछ एम अलग था। मैं फिल्में बहुत देखता था बचपन में, तो उसमें जब मैं एक वकील का करैक्टर देखता था तो मैं उसमें खो जाता था, और मैं भी अपने आप को एज ए एक एडवोकेट देखता था, तो जो कि मैं बन नहीं पाया। और जब 4th-5th में जब गाना शुरू किया तो धीरे धीरे जो क्लास फेलो थे वो थोड़ा तारीफ़ करते थे कि तू बहुत अच्छा गा रहा है, तो उस टाइम ऐसे इग्नोर किया कि चलो ऐसे ही बोल रहे होंगे जो भी है, क्योंकि मेन फोकस तो पढ़ाई पे होता था। क्योंकि घर से एक ही होता था बिल्कुल ही कि भाई आपने पढ़ना है बस, अदरवाइज आपका कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे फिर टीचर ने थोड़ा तारीफ़ करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा गाते हैं आप। फिर सैटरडे को लास्ट के टाइमिंग में छुट्टी से पहले फिर ये गाना बजाने का कार्यक्रम चलता था, तो उस वक्त फिर पूरे स्कूल की नज़रें फिर मेरी ओर होती थी कि बस अब गाने की जहाँ पे बारी आई तो अब ये उठेगा तो ये गाएगा। तो ऐसे ऐसे फिर धीरे धीरे फिर सफ़र आगे बढ़ता रहा। तो फिर मैं कॉलेज पहुंचा 2004 में कुल्लू में। तो उसके बाद फिर मेरा थोड़ा स्टूडियो से थोड़ा मेरा लिंक जुड़ गया। तो फिर मैं स्टार्टिंग मैंने एज ए कोई मेन सिंगर नहीं की हुई है, मैंने बहुत सी एल्बम में मेन सिंगर के साथ कोर्स गाया हुआ है, तो थोड़ा सा नॉलेज वहाँ से लिया। तो बस ऐसे ही मेरा सफ़र जारी है। सर, जो आपकी पहली एल्बम थी जिसमें आपने गाना गाया था वो कौन सी थी, और अगर उसका आप कोई गीत गुनगुनाना चाहें? जी बिल्कुल, मेरी पहली एल्बम 2004 में आई थी। साउंड ऑफ माउंटेन में रिकॉर्डिंग किया था गुरुजी कश्यप साहब के पास, तो जो कि हमारे जो इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 म्यूज़िक कंपनी है टी सीरीज़, उसमें उसका ऑडियो उस टाइम आया था। और ये बात उस टाइम की जब कैसेट आती थी, आज तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो उसमें ये गाना था और गुरुजी ने बहुत अच्छे से इसे कंपोज किया था। उस वक्त ये गाना बिल्कुल भी नहीं चला, इसीलिए उस वक्त फिर मैं भी थोड़ा सा मायूस हो गया कि मेरा पहला गाना, और बहुत मेहनत की थी हमने, जगह जगह पूरे मार्केट में जाके खुद ही हमने पोस्टर लगाए थे और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट किया था पूरी, और जो भी थी सीडी कैसेट थी हमारी। तो जब वो गाना नहीं चला तो फिर मैंने भी थोड़ा ध्यान फिर से थोड़ा मैं हट गया कि आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं उस एल्बम का जो गाना था वो आज की डेट में बहुत हिट है, हर जगह सभी गुनगुनाते हैं, जहाँ भी लाइव करने जाता हूँ तो 2-3 बार गाना पड़ता है उस गाने को। तो उस गाने का नाम है बांकी पड़ोसने, जिसे आज आप सभी सुनते हैं। वो गाना था जो उस वक्त नहीं चला था जी। थोड़ा सा सुनना चाहेंगे सर आपसे। डाठू पोटू लाई घूम दी चौली, पीछे याने स्याने सारे लो,
कि बेलागी सभी बे धोखेन डांदी जीबान सद के थारे लोभ लागा तेरा गे लोभ लागा तेरा गे बांकी पड़ोसने हेरी तेरा मुहड़ू प्यारा हो लोभ लागा तेरा गे। बहुत बढ़िया सर। और ये सभी का, हम सभी का फेवरेट गाना है ये। जब भी लोक गीतों की बारी आती है, कुल्लवी सॉन्ग अगर या फिर हिमाचली सॉन्ग की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इस तरह के सॉन्ग को ही सुनना पसंद करते हैं आज की डेट में। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक दौर आया बीच में जब ऑडियो कैसेट, सीडी, डीवीडी वगैरह का दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उस समय सर क्या स्थिति रही और किस तरह का आपका अनुभव रहा उस टाइम का? क्या सोचा सर, क्या लगा आपको कि कैसे होगा आगे? देखिए, क्योंकि जब जहाँ से मैंने शुरुआत की थी तो हमने तो वही दौर देखा। सिर्फ मैं अपने आप को बदकिस्मत मानता हूँ कि मैंने जो एक लाइव रिकॉर्डिंग का जो सेशन होता था, जहाँ पे कि पूरे यूं कमरे में 40-50 म्यूजिशियन बैठे होते थे और किसी एक ने गलती की तो सबको दोबारा से करना पड़ता था। आज जब उस चीज़ के बारे में सुनता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा लेट इस फील्ड में आया। अगर 4-5 साल पहले आया होता तो शायद मैं उस दौर को देख पाता। जो मैं आज की डेट में कश्यप साहब से सुनता हूँ, उनके पास जाता हूँ, बैठता हूँ, तो वो किस्से सुनाते हैं कि कैसे कैसे हम उस टाइम लाइव रिकॉर्ड किया करते थे। तो जब से मैंने शुरू किया तो उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं, ट्रैक सिस्टम आ गया था, सॉफ्टवेयर आ गए थे, तो कंप्यूटर पे काम होता था जैसे कि आज भी होता है। तो आज तो बहुत एडवांस सब कुछ आ गया है। तो जब पहली एल्बम रिकॉर्ड की, खुद ही डिस्ट्रीब्यूट की, फिर थोड़ा वीडियो में मेरा शौक था। तो एक्चुअली वीडियो में आने का भी मेरा कोई शौक नहीं था, ये भी मैं आपको सभी को बता रहा हूँ, दर्शकों को। मेरा सिर्फ एक ही काम था कि बस मैंने गाना है, बस वही मेरा शौक था, बस मेरा ध्यान ही वही था। तो फिर वीडियो में आने के लिए भी एक मेरा दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बस वो एक रीज़न है जिसकी वजह से आप मुझे आज वीडियो में भी देख पा रहे हैं। तो यूं ही दौर चलता रहा। फिर 2012 में जब लास्ट एक मैंने एल्बम की थी वीडियो में, सीडी डीवीडीज में, तो उसके बाद से वो दौर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खत्म होता चलेगा। 13-14 तक वो दौर खत्म। 14 में मैंने फर्स्ट टाइम लाहौल की एल्बम की थी, तो वो मेरी लास्ट डीवीडी में लास्ट एल्बम थी मेरी। छोलनी, उसका नाम हालडा था, 2014 में की थी मैंने। तो उसके बाद 16-17 2-3 साल तक ऐसे ही मतलब मैं स्टेज में बिजी हो गया, तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान मेरा कम हो गया, क्योंकि काम भी नहीं उतना रहा और थोड़ा ये सीडी का दौर थोड़ा कम भी हो रहा था। तो मैं स्टेज की उसमें कर रहा था काम। तो फिर उसके बाद जैसे ही ये यूट्यूब का चल पड़ा उसके बाद, तो आज आप देख रहे हैं कि आज तो, उस टाइम एक बात और थी, आज के आर्टिस्ट तो बहुत लकी है, जो भी कुछ भी टैलेंट है बस वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, मिलियन में, अरबों में, करोड़ों में देख रहे हैं। एक हमारा वो दौर था कि सबसे पहले तो अपने आप को बताने के लिए बहुत टाइम लगता था कि मैं भी एक सिंगर हूँ, मैं भी एक कॉमेडियन हूँ, मैं भी एक एक्टर हूँ, होता है ना, जो भी टैलेंट आज के बच्चों में होता है, तो बहुत लकी है। तो ऐसे से सब कुछ चलता रहा। तो यूट्यूब जब आया तो देखिए आज तक, आज तो सब कुछ यूट्यूब पर ही है। हम आपसे ये जान, जैसे आपने बोला कि जब सीडी डीवीडी का जो दौर था वो ख़त्म हो गया, तो उस दौरान आप स्टेज शो में थे, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, जो आपका पहला स्टेज शो था उसका अनुभव कैसा था, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में किस तरह की ये रहता था, जो पैसा कितना मिला था सर उसमें आपको पहले शो में? हमारे गांव में एक मेला होता है, तो उस वक्त क्या होता था कि साल में मेला एक बार आता है। बिल्कुल। तो पूरी साल में एक मैंने डायरी बनाई होती थी जिसमें मैं गाने लिखता था, कि वो भी और जो सीनियर सिंगर रहे हमारे, जो आज भी हैं, तो उनके गाने सुनता था, वो लिखता था, और पूरी साल तैयारी करता था कि बस जैसे ही मेला आएगा गाँव का तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा, मुझे मौका मिलेगा। मैं सच बताऊँ तो 2-3 साल तो मैं सिर्फ खड़ा ही रहा वहाँ पे, मौका मुझे कोई नहीं मिला गाने का, क्योंकि वहाँ पे एक ग्रुप आते थे उस वक्त, जैसे पूरी रात प्रोग्राम होता था, 3-4 बजे तक, सुबह तक होता था। तो 2-3 साल तक तो मौका ही नहीं मिला। फिर धीरे धीरे करके थोड़ा मौका मिला, फिर एक गाना गाया, फिर थोड़ा और मज़ा आया, फिर अगले साल फिर 2-3 गाने और गाए। तो ऐसे पैसे नहीं मिले वहाँ पे कुछ भी, उस टाइम तो पैसे की मुझे था भी नहीं कि इसमें पैसे नहीं मिलते होंगे। उस वक्त तो सिर्फ इतना था कि बस मैंने गाना है तो एक्सपीरियंस लेना कैसा होता है। तो उस वक्त मेरा कोई एज ए प्रोफेशन भी नहीं मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा आगे, इसलिए पैसे की बात नहीं सोची। तो फिर पैसा जब मुझे मिला 2006 में, जब मैंने पहला एक होता ना प्रोफेशनली, जो भी है कि आपने हमारे मेले में आना है, तो पूरे ग्रुप का, जिसमें साउंड सिस्टम था, जिसमें ऑर्केस्ट्रा था, जिसमें को सिंगर्स थे, एंकर्स थे, डांसर्स थे, साउंड सिस्टम जो भी था पूरा,
तो मुझे उसका 7,000 रुपये मिला होगा। आप सोच सकते हैं 7,000 7,000 7,000 रुपये में सब कुछ उस वक्त मैंने किया 2006 में। तो फिर भी खुद को शायद 250-300 रुपये लास्ट में सबको जब बांटे तो बचे थे, तो वो 250-300 मेरे लिए बहुत 2.5-3 लाख के बराबर था उस वक्त तक। तो फिर ऐसा वहाँ से शुरुआत की थी जहाँ मुझे पैसा मिला। शुरुआती दौर में सर कुछ ये तो आपका पहला शो था, उसके बाद भी कुछ दिक्कतें रही होगी बहुत। फाइनेंशियली, उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत फिर मैं जो उस वक्त के हमारे सिंगर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम, जैसे अनिरुद्ध चांद जी का नाम है, अमर पप्पू है भाई, वो मुझे उस वक्त बुलाया करते थे शो में। तो क्योंकि उस वक्त वो इतने बिजी हुआ करते थे शो में कि मतलब कि बहुत ज़्यादा शो करते थे। शादी हो गई, आपका मेला हो गया, आपका कोई और प्राइवेट फंक्शन हो गया, तो उस दौरान मुझे 50-100 रुपये मिलते थे गाने के। तो मैं बड़ा खुश हो जाता था घर में कि भाई मुझे आज पैसे मिले। तो सबसे पहले तो मम्मी के आगे जाके खड़ा होता था कि देखो, होता नहीं है ऐसे कि भाई आप बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, गा के काम कर, इससे कुछ नहीं मिलता है। मैं कहा यहाँ देखो, मेरे को 50 रुपये मिले, मेरे को 100 रुपये मिले। तो वो 50 रुपये का सफ़र अब 15 साल के मेरे स्ट्रगल के बाद, चलो स्ट्रगल तो मेरा ज़िंदगी भर रहेगा, मैं नहीं इसको पूरा कर पाऊँगा, क्योंकि ये तो ऐसी फील्ड है कि जिसका कि अंत आप नहीं खोज सकते हो। तो 50 रुपये से लेके अभी तक का सफ़र मेरा अभी 1 लाख तक पहुँचा हुआ है। तो करता रहूँगा स्ट्रगल, देखते हैं 1 से 2 आज के पहुँचेगा। समय में कितना लेते हैं सर एक शो का चार्ज? वो अभी तो देख के है। मैंने हाईएस्ट आपको बताया कि मैं एक तक पहुंच चुका हूं मैं। हाँ, हिमाचल में 1-2 बार चंडीगढ़ और दिल्ली में शो किए, वो थोड़े से ज़्यादा थे, 1.5-2 तक थे। तो मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए पैसा उतना मायने नहीं रखता कि जो लोगों का प्यार मिल रहा है ना, बस वो चाहिए। पैसा कम में मैं संतुष्ट हूँ। सर जैसे आपने बोला कि आपके घर में बोलते थे कि भाई क्या कर लोगे गाना गा के, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि रिश्तेदारों ने, कुछ पड़ोसियों ने ऐसा पूछ लिया हो कि भाई आप क्या करते हैं, या फिर आपका बेटा क्या कर रहा है, आपके घर वालों को पूछ लिया और उन्होंने बोला कि भाई आप गाना गाते तो गाना तो ठीक, आगे और क्या करते हैं? मतलब इसका एक मजेदार किस्सा है जो मैंने आज तो शायद नहीं बताया है, आज एकदम से याद आ गया, आपने मतलब दिल की बात बोल दी। जब मैं शादी के लिए लड़की देखने गया था, तो उस वक्त मेरे दादी भी थे। तो दादी ऐसे थे कि वो आधा लोकल और आधी हिंदी बोलते थे। वो जैसे एक्साइटमेंट में आधी हिंदी निकलती थी और आधी लोकल। तो शुरू बार में जब हम गए लड़की देखने, तो मेरे साथ मेरी बुआ थी, मेरी मासी थी, मम्मी थे, दादी थे, 1-2 यार दोस्त और भी थे मेरे। तो जब होता नहीं, जब बैठते हैं दोनों साइड से, तो भाई लड़की वाले के रिश्तेदार भी बात करते, भाई लड़का क्या करता है, भाई तू तो शुरू की कर सा। अब बोलने के लिए दादी थी आगे, गाने गाता है, अच्छा ठीक है, फिर 1-2 बातें यहाँ बाकी और कर ली। फिर थोड़ी देर बाद फिर आगे पॉइंट पे, अच्छा लड़का क्या करता है, वो गाने गाता है, ये तो मतलब बहुत 4-5 बार ऐसा। और ये ओरिजिनल किस्सा है, ये कोई मैं नकली नहीं बता रहा हूँ आपको कि झूठ, ओरिजिनल है। तो फिर दादी भी, हम भी दादी के पीछे चुपचाप करें, पता कि अब यही हम बोलेगी, हम तो सारे चुप हैं। मैं इस डर में था, पत्नी अब हाँ करेंगे तो ठीक है, फिर ना करती तो फिर मैं क्या करूँ, होता है। मैं अपनी फीलिंग में था, लड़की देखने गया हूँ शादी के लिए, तो मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। तो लास्ट में जाके बोले ठीक है जी, गाने तो बोले ये भी गाते हैं, वो भी गाते हैं, काम क्या करता है। तो बस ये है आपके सवाल का जवाब कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो एक वो वक्त था और एक ये वक्त है। तो बोलते हैं ना कि आपको जब आप दिखते हो दुनिया में, तो सब चाहते, एक बोलते नहीं है कि अमीर लोगों से बोला सब रिश्ता दूर दूर का भी बताते हैं कि वो मेरा रिश्तेदार हो, मेरा दोस्त, गरीब से कोई नहीं। तो बस कुछ ऐसी बात है कि उस वक्त एज ए सिंगर जानते कोई नहीं थे, तो उनको लगता था, मम्मी को लगता था कि ये मेरा बेटा है, इसमें क्या गाना है, घर में काम करेगा, कुछ जॉब करेगा तो तभी अच्छा होगा। तो जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने भी सही सोचा कि भाई अच्छी बात है, गाते तो है। तो उस वक्त क्या है ना, उस वक्त ये चीज़ इतनी ब्रॉड माइंडेड नहीं सोचते थे लोग कि गाने में भी कुछ हो सकता है। अब मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, भाई मेरे को तो भगवान ने गाने के थ्रू ही दिया, माता सरस्वती के आशीर्वाद से। मैं और मेरा कोई और बिजनेस नहीं है, जो भी है मेरा इसी से है। तो ये आज की बात है, उस वक्त ऐसी सोच नहीं थी बिल्कुल भी। फिर सर शादी उनसे किसी और हाँ, शादी तो उसी से हुई पक्की हो गई। जी सर, आपका कोई पसंदीदा गाना जो आपके गीतों में से जो आपको सबसे अच्छा लगता है? मेरे वैसे तो बहुत सारे, मेरे मतलब जितने भी गाए हैं वो सारे ही मेरे फेवरेट है, पर फिर भी 2-3 गाने सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए कि मैं अब किसका नाम लूँ। क्योंकि अभी मैं कुछ और गा दूंगा, तो जब इसको मैं देखूंगा यूट्यूब पे, फिर सोचूंगा ये क्यों गाया मैंने, ये तो मेरा
इससे ज़्यादा तो मेरा ये फेवरेट है। पर फिर भी ऐसे ही मतलब मैं इसको नहीं जज कर ही पाता हूँ कि किसको गाऊँ मैं किसको नहीं गाऊँ, सारे ही फेवरेट है मेरे। फिर भी कोई भी गाना आप गाना चाहते हैं तो? अच्छा, मैंने एक गाना गाया था पिछले साल, तो वो एक जिसे मैं मानता हूँ कि वो मतलब एक मेरे दिल के बहुत करीब है। जी। तो वो भी मेरा अपना गाना नहीं था, रिक्रिएट किया था। धर्मेंद्र शर्मा जी का वो गाना था जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया, और उसमें लोगों ने जो बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, चलो वो तो मुझे पता है कि मैंने मेरे से किस तरह से मैं कर पाया हूँ, पर लोग तारीफ करते तो अच्छा लगता है सुनने जी, में। बिल्कुल। तो उसकी 2 लाइनें मैं गाता हूँ। जुग रुष दाता सोहंदा हाऊं, रूठा दिलरा मानू। जुग रुष दाता सोहंदा हाऊं, रूठा दिलरा मानू। दुनिया छोड़ी मैं जूनी रीतये, दुख मेरा नी जानू लो। एज दिला रे बेईदा मेरे, चक जीवारे भरालो। केंडा रूठा मारा रिझे रमणू, छूटा सुपना सारा हो। जोत घेरी लो बादले काले। ये इसे मैं अभी मुझे याद है, तो ये मेरा फेवरेट है। जी, थोड़ी देर बाद कोई और फेवरेट होगा। हो सकता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो संगीत की दिशा में कार्य कर रहे हैं या संगीत के क्षेत्र में जुटे हुए हैं? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आपने किया, क्योंकि आज की डेट में कुछ भी बोलूँ तो बहुत से लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कोई अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं। क्योंकि जो कमेंट करते हैं ना, उनसे मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या है। पर वो ऐसे है कि वो सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, सामने आके नहीं वो बहस कर सकते ना, क्योंकि उनके पास आज़ादी दी है यूट्यूब ने कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब सामने वाले ने कैसी मेहनत की है। तो जो आज के जो यंग जनरेशन है, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं या जो अभी काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप अपना काम दिल लगा के करो। आप ये टेंशन मत लो कि हमारे गाने को यूट्यूब पे कितने लाख लोग देख रहे हैं या कितने 100 देख रहे हैं। बस आप मेहनत करते रहो, तो जिस दिन किस्मत का सितारा चमकता है उस दिन आप कुछ भी आप एक खाने की वीडियो डाल दो, गाने की वीडियो डाल दो, दौड़ने की वीडियो डाल दो, वही मिलियन में पहुँच जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग में ये सोच के कि आप बैठ जाएंगे कि मैं अभी इस वीडियो कर रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, उसके तो इतने मिलियंस है, मेरे तो इतने आएंगे नहीं आएंगे, तो ये ना सोचिए। आप अपना काम दिल लगा के करें बस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्मार्ट मोबाइल जोन ढालपुर कुल्लू। स्मार्ट लोगों की पहली पसंद। ऑप्टम फर्नीचर रिवाल्सर, फर्नीचर की विस्तृत रेंज, ऋतु रेजेंसी सेवाग, फैमिली एंड लग्जरी फैसिलिटी के साथ विशाल वेंकट हॉल मंडी, पार्टी फर्नीचर और वेंकट हॉल की सुविधा। अशोका हॉस्पिटल नगवाई, आपके स्वास्थ्य का सच्चा साथी। कमरू घाटी हनी मंडी, पूरे भारत में शहद की होम डिलीवरी की सुविधा। शिंदे स्काई डेंटल एंड स्किन थेरेपी, सुंदरनगर जिला मंडी और विजन इंडिया फाउंडेशन। आओ मिलकर भारत को समृद्ध राष्ट्र बनाएं।